ये रिजल्ट की का टेंशन मत लीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं क्या एक्शन लेकर चेंज क्या लेकर के आऊँगा सोसाइटी में। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया या फिर सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया उस 1,000 लोगों के नाम में, तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाऊँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या करूँगा, कुछ सोचते हैं कि क्या नहीं कर पाऊँगा मैं। तो ये दोनों ही थॉट्स को आप सही साइड करिए और सिर्फ आप 8 से 9 घंटे गाइडेड मेंटरशिप के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर, जो भी आपका टीचर है, कोई बड़ा भाई है जिसने मेंस निकाल रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, कोई आपका सीनियर है जो इसने टाइम लगाया हो इस चीज़ में, कोई आपका जो बहुत पुराना टीचर है जिसके पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, जिस किसी से चाहे, ज़रूर नहीं है मेरे पास ही, जहाँ से भी आपको चाहिए उनसे आप गाइडेंस लीजिए। बड़ी कोचिंग और छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक अंतर ये होता है कि बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको टीचर से मिलना होता है तो यहाँ पर अगर टीचर है, यहाँ पर अगर बच्चा है, तो बीच में एक मोटी लेयर मैनेजमेंट की होती है। तो आप मैनेजमेंट से बात करते हैं, बोलते हैं कि मुझे मिलना है, तो आपको एक टाइम एलोकेट करते हैं, टोकन नंबर एलोकेट करते हैं। इसमें 3-4 दिन, एक हफ्ता व्यर्थ हो जाता है और कभी टीचर होगा भी नहीं। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन टीचर है जिनका आपके पास फ़ोन नंबर है, तो आप कभी भी उनको फ़ोन लगा के अपनी बात करवा सकते हैं। अब पढ़ाई करता था तो मेरे पास मेंटरशिप नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये नहीं पता। लगभग 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। या फिर जैसे कि बोलते हैं बहुत सारे टॉपर्स की आप वीडियोस देखेंगे, तो दे यूज टू से कि एवरीथिंग अंडर द सन विल कम अंडर यूपीएससी। जो भी सिलेबस है, जो भी सन के अंडर आ रहा है, सब कुछ यूपीएससी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अटैम्प्ट ख़त्म होने के बाद में ये वीडियो में आपके लिए आए और अपनी पूरी जर्नी इन्होंने बताई, क्योंकि लोग आना नहीं चाहते हैं, बचते हैं, छुपते हैं कि कहीं मुझे कोई देख नहीं लेगा कि इनका नहीं हुआ या फिर इनके सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो गए। सर ऐसा सच में होता है? ऐसा होता है सर, मैंने देखा है इस चीज़ को। लेकिन मैंने बताया कि अगर आपने सही पढ़ाई करी है तो आपको ये डर, आप इस डर को बहुत पहले छोड़ चुके होंगे। तो बस वही है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, यूपीएससी में फेल होते हैं, एसएससी में फेल होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में फेल होते हैं, लीडरशिप में फेल होते हैं, पॉलिटिक्स में फेल होते हैं, बिजनेस में फेल होते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में जो 12th तक है वहाँ फेल होते हैं, कॉलेज में फेल होते हैं, स्पोर्ट्स में कितने लोग फेल होते हैं। तो जितने भी आयाम है लाइफ के, जितने भी आप प्रोफेशनल मार्केट में जाते हैं, मार्केट में अगर आप उतरेंगे तो कई बार आप फेल होंगे और फेल होने के बाद आप ऊपर निकलेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, चाहे फिर वो पटना हो, पीपीएससी का आंदोलन हो, या फिर यूपी पीसीएस का प्रयागराज वाला, मुखर्जी नगर, या फिर करोल बाग वाला। हमने आपको कुछ ऐसे भी वीडियो बना करके दिखाए हैं जो अक्सर बहुत सारे लोग नहीं दिखाना चाहते, वो केवल सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमने आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट होता है या फिर जिनके सभी अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं तैयारी के दौरान। आखिर उनको लोग दिखाना नहीं चाहते क्योंकि उनसे टीआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन हम हमेशा आपको दिखाते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं कि उनकी संघर्ष की कहानी क्या रही थी, ताकि आप लोग वहाँ से बहुत कुछ सीख पाएँ। आखिर वो लोग जो गलतियाँ करते हैं वो आपसे ना हो और आप अपना सिलेक्शन जल्दी ले पाएँ। आज की वीडियो में हमारे साथ में एक ख़ास मेहमान है जिनका नाम है भारत भूषण अस्थाना। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी कुछ साल पहले शुरू की थी और धीरे धीरे इन्होंने यूपीएससी के 6 अटैम्प्ट दिए, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और ये इंटरव्यू तक भी पहुँचे। लेकिन अब इनके सभी अटैम्प्ट यूपीएससी के ख़त्म हो चुके हैं। अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं। इन्होंने बीपीएससी का भी एक अटैम्प्ट दिया है, हरियाणा का भी इन्होंने एक अटैम्प्ट दिया था और भी एक राज्य का इन्होंने दिया था। इनसे ही पूछेंगे, लेकिन मैं इनसे आपको इसलिए मिलवाना चाहता हूँ ताकि इनसे जो गलतियाँ हुई वो आपसे ना हो। बहुत सारी फ्रेंड कहते हैं कि भैया आप ऐसे स्टूडेंट को अगर लेके आते हैं अपने चैनल पे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टॉपर से तो हर कोई मिलाता है, आखिर इन स्टूडेंट को कोई क्यों नहीं दिखाना चाहता। ये सर का रूम है, ओल्ड राजेंद्र नगर में है। आप इधर देखेंगे हमारे भारत की आन बान शान जो तिरंगा है वो इनके रूम पे है। इधर कुछ मैप लगे हुए हैं और मज़े की बात यह है कि अभी भी ये स्टडी करते हैं। बीपीएससी का भी इन्होंने ये एक अटैम्प्ट दिया और बहुत सारी स्टूडेंट को ये गाइड भी करते हैं। बहुत सारी स्टूडेंट इनके साथ पता चला है टेलीग्राम पे जुड़े हैं और ये उनको गाइड करते हैं। ये सर का कुछ रूम था, इधर कोर्ट वगैरह है। जब ये इंटरव्यू देने गए थे उस टाइम तब इन्होंने शायद लिया होगा। और यहाँ इनकी कुछ किताबें वगैरह हैं जो रखी हुई हैं, काफ़ी कम है इनके रूम में, मैप वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे अभी सर बैठे हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मेरा नाम भारत भूषण अस्थाना है। थैंक यू मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अक्सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है हाँ जी। कि जिनके अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं वो
आना नहीं चाहते कैमरे पे, बताना नहीं चाहते हैं कि हमारी क्या कमियां रही थी, जो नए जो हमारे भाई बहन छोटे छोटे गांव से कस्बों से तैयारी कर रहे हैं उनसे ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने दिखाया और वो सीना तान करके आए हैं, और उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि वो अपनी गलतियाँ बताने सामने आए, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर बचते हैं और कई बार कोई भी चैनल जो टॉपर्स होते हैं उनको आसानी से बुला लेता है, लेकिन जिनके अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं उनके संघर्ष को दिखाता नहीं है क्योंकि उसे टीआरपी नहीं मिलती है, लेकिन हम दिखाते हैं। तो इसी कड़ी में आज आप भी हमारी इस वीडियो में शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आपके अंदर आई कि मेरे अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मैं स्टूडेंट को गाइड करूं और उनके साथ जुड़ूंगा, उनको अपनी गलतियां बताऊंगा। इतनी हिम्मत आपने कैसे जुटा पाई? लोग बचते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो। इसके पहले मैं कहीं जॉब करता था तो वो जॉब अच्छी खासी थी, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेकर के या दुनिया को लेकर के वो बहुत उस जॉब तक सीमित था। लेकिन यूपीएससी में आने के बाद जब आप GS1 GS2 GS3 एंड GS4 पढ़ते हो मेंस के लिए, ऐसे पढ़ते हो और प्रीलिम्स के लगभग 12 सब्जेक्ट पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, उसके अंदर इतने लोगों का संघर्ष देखते हो, तो आपका जो आउटलुक है, आपका जो दृष्टिकोण है लाइफ को लेकर के वो बदल जाता है। तो उसके बाद ये चीज़ें कि लोग क्या बोलेंगे या फिर आगे क्या करूँगा, ये सारी बातें छोटी रह जाती है। आप अपने यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान ही कितने लोगों का संघर्ष देखते हो। जो भारतीय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इतने सारे लोगों ने संघर्ष करा है, तो उनके संघर्ष से सीखते हो। तो इतने सारे आईएएस ऑफिसर जो बने हैं, आईपीएस ऑफिसर बने हैं, उनके लाइफ में इतने सारे संघर्ष हैं, हमारे नेता लोगों की लाइफ में इतना संघर्ष है। तो ये संघर्ष की कड़ी में एक और संघर्ष है, इसके बाद तो सक्सेस होगा ही होगा। सर आप कहाँ से हैं? ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से की थी? सर मेरा नेटिव प्लेस बिहार है, लेकिन हम लोग दिल्ली में सेटल्ड हैं। दिल्ली में आता है अर्जनगढ़ एरिया आता है, वहाँ पर हमारा अपना घर है और मैं ORM में यहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर पढ़ाई भी करता हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ मैं। और मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली से ही हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग किया है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था यूपीएससी का और फिर उसके बाद में आपने मेंस भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक आप गए, अभी आज से ही इंटरव्यू भी शुरू हो चुका है यूपीएससी का, तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, इंटरव्यू में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को जब देने जाते हैं तब? सबसे पहले तो ये कि आपको इंटरव्यूअर जो वहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ पे एक पैनल बैठेगा जिसमें एक चेयरमैन होंगे और 4 उनके साथ बैठेंगे वहाँ पर। तो आपकी ये गलती होती है कि जिन्होंने सवाल पूछा, सवाल में आपके पास एक भी वर्ड होता है या फिर थोड़ा भी आइडिया होता है, तो आप उसकी जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि हर एक सवाल का जवाब देना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आप आसानी से उनको सॉरी बोल सकते हैं, और अगर जवाब आधा अधूरा आता है तो उनको बोल दीजिए कि मैम बस सर या मैम मेरे पास जवाब आधा ही है, क्या मैं आधे जवाब से शुरुआत कर सकता हूँ। आप ये बोलिए। एक तो ये गलती है कि इंटरव्यू के टाइम पे आप हर सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं कीजिए। दूसरा ये चीज़ कि आप जब प्रिपरेशन मोड में हैं इंटरव्यू के, तो जितने लगभग 15 के आसपास आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। मैंने लगभग 15 के आसपास मॉक इंटरव्यू दिए थे स्टडी IQ अनअकैडमी और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो दीजिए। दूसरा, अभी आपका जो नॉलेज लेवल है GS1 2 3 4 या जो प्रिपरेशन लेवल है, दुनियादारी का जो नॉलेज है, उसका एक मतलब बहुत नॉलेज है, ये बात सब जानते हैं, इंटरव्यूअर भी जानते हैं। अभी आप अपने बारे में जानिए और आप क्यों यूपीएससी से जुड़ना चाहते हैं, क्यों IAS बनना चाहते हैं, ये सवाल वो लोग पूछेंगे। तो जो आपने डैफ भरा है अपना DEF 1 एंड DEF 2 डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 एंड 2, एक मेंस के पहले और एक मेंस के बाद, तो उसके बारे में आप जितना इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और उन इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो फर्दर वो काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए आपको रेडी होने की ज़रूरत है। मोरोवर हर एक बार जो इंटरव्यू होगा तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होते हैं, पिछले साल जितने भी इंटरव्यू हुए हैं वो टेलीग्राम पे ईजिली मिल जाते हैं। आप अपना हॉबी है, स्पोर्ट्स हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका एक सही एक डेटा बनाइए अपने पास और करंट अफेयर से जुड़े रहिए। सर मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी हर साल करते हैं, हाँ जी। कई लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं और 10 से 12 हज़ार ही स्टूडेंट प्रीलिम्स को पास कर पाते हैं। आपने उस टाइम कैसे प्रीलिम्स को पास किया था? क्या रणनीति आपकी रही थी? सर रणनीति मेरी जो जितने भी अटैम्प्ट थे और इसके अलावा जो मैंने हरियाणा का जो प्रीलिम्स निकाला है और वेस्ट बंगाल का प्रीलिम्स निकाला है, हर जगह मेरी रणनीति यही रही है कि सबसे पहले आप जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करिए। क्योंकि ये एक मिथ है यूपीएससी में, बहुत बड़ा मिथ है कि यूपीएससी सवाल रिपीट नहीं करता है। हर साल आप देखेंगे तो आराम से 25 से 30 सवाल रिपीट होते हैं। अब रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि सवाल जो है शब्द बाय शब्द जो है वर्ड बाय वर्ड रिपीट हो, लेकिन 20 30 40 50% जो सवाल होता है, 80% तक जो सवाल होता है वो रिपीटेड होता है। तो आप ये काम करिए, आपका 25% पेपर अगर 25 सवाल भी रिपीट होते हैं तो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR मैपिंग,
ये जो 5-6 सब्जेक्ट्स ही हैं ना, यही मिला करके पूरे 100 क्वेश्चन जो जीएस के आ रहे हैं जनरल स्टडीज़ के, उसका 70% यही बना देता है। ठीक है, तो ये करिए। उसके बाद जो छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, जो है बहुत बड़े सब्जेक्ट लेकिन यूपीएससी में वेटेज कम है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, या एनेसेंट इंडिया हो गया, या प्री हिस्ट्री हो गई, इस तरह के टॉपिक्स को आप बाद में रखिए। तो एक तो ये चीज़ हो गया, एक हो गया पीवाईक्यू। दूसरा सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग, पहले आपको क्या पढ़ना है। दूसरा चीज़ ये कि आप कम से कम 25 के आसपास मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको क्या एनालाइज करना है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग 75-50 के आसपास मॉक टेस्ट लगा देते हैं, लेकिन अगर आप सही एनालिसिस के साथ 15 या 20 मॉक टेस्ट भी लगा देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ एक करंट अफेयर्स पे होल्ड रखिए, और 5वीं चीज़ जो है कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए चीज़ों का ये। और थोड़ा सा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मैंने देखा है कि जब अभी 25 मई को पेपर है, तो अप्रैल के आखिरी में, जब आखिरी के जो मई के दिन बचेंगे, तो बहुत सारे लोग जिनके मॉक टेस्ट में 110 नंबर 120 नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, वो अपना जो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे, डर जाएंगे और पेपर अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं। तो ये मत होनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए आप बस। सर मेंस के लिए मैं जानना चाहूँ, क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, 10 से 12 हज़ार के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं जाके मेंस में छट जाते हैं। जी जी। तो मेंस में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और आपने कैसे उसको पास कर लिया था? सर मैंने मेंस के काफ़ी पेपर लिखे हैं, जो मॉक टेस्ट पे होते हैं। मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लिखे हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और कई बार क्वेश्चन जो है खुद से बनाए हैं वो लिखे हैं। मैं गुड़गांव में रहता था, तो गुड़गांव में मेरा इतना एक्सेस नहीं था, मेंटरशिप नहीं था, मेरे पास गाइडेंस नहीं था, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस ना होने की वजह से भी जो है इश्यूज़ आते थे। लेकिन जो मेरी प्लानिंग हुआ करती थी कि जितने, जैसे कि आप आज की तारीख में देखेंगे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है डैम चलाते हैं, डेली एक आंसर लिखना होता है उनको। मेरा मानना ये है कि 3 घंटे का पेपर होता है मेंस का। मेंस में यूपीएससी 20 क्वेश्चन पूछ रही है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन, 20 को 21 मान लेते हैं हम लोग, तो लगभग 7 घंटे में 7 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना होता है। तो आप इसमें जो है ना 1 घंटे में 7 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, 6, 7, 8 जितना भी हो सके आपसे प्रैक्टिस के लिए। आंसर राइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पीवाईक्यू यहाँ पर भी कीजिए आप देखेंगे कि जैसे कोस्टल रीजन है, या रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, कोस्टल एरियाज़ हैं, या फिर इंडिया के लैंड रिसोर्सेज है। इस रिसोर्स के ही ऊपर ही जो है यूपीएससी ने पिछले 10 साल में लगभग 7 सवाल पूछे हैं जीएस 1 में। ह्यूमन ज्योग्राफी है, इस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी पे काम करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी जीएस 3 का 39% है, ऐसे ही ज्योग्राफी जीएस 1 का 39% है। तो इन सब एरिया पे काम करिए आप। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो क्लेम करते हैं कि हम जो जितना पढ़ा रहे हैं उतने से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी जो है हर बार अपने तरीके से इनोवेशन करता है। तो आप किसी एक प्लान को लेकर के स्टिक मत रह जाइए। आप जो है अपना प्लानिंग जो है मैक्सिमम करिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। सर मैं आपसे अभी ये जानना चाहूँगा, जैसे जो स्टूडेंट आज आपको देखेंगे देश भर के जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने कई अटैम्प्ट दिए हैं, जी ना तो आज तक उनका पीटी हुआ, जी सर। और कई बार किसी का पीटी हो गया तो मेंस में जा ही नहीं पाए, और कुछ अभी इंटरव्यू चल रहे हैं तो इंटरव्यू की वजह से भी आपको सुनना चाहेंगे। क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट से? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें 2-3 साल के बाद पता चलता है, समय निकल जाता है कि हमसे ये गलतियाँ हुई, क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, आपने हरियाणा का भी प्रीलिम्स निकाला, आपने बताया वेस्ट बंगाल का भी आपने निकाला, तो क्या क्या स्टूडेंट गलतियाँ ना करें जो आपसे उस दौरान हो गई थी? ऐसी कुछ बताएंगे तो मुझे लगता है नई स्टूडेंट की काफ़ी मदद हो जाएगी। सर मैं अपने घर पे रह के पढ़ाई किया करता था गुड़गांव के पास, और जो ORN एरिया है, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, यहाँ पर मैं एक ही बार आया था। उसके पहले कभी आया नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे घर के इतने पास दिल्ली में ही लगभग 25-30 किलोमीटर के पास ही इतनी अच्छी जगह है जहाँ पर कोचिंग वोचिंग होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आया नहीं। तो मैंने ये देखा कि जब मैं अपने घर पे रह के पढ़ाई करता था तो मेरे पास मेंटरशिप नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये नहीं पता। लगभग 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। या फिर जैसे कि बोलते हैं बहुत सारे टॉपर्स की आप वीडियोस देखेंगे तो दे यूज टू से कि एवरीथिंग अंडर द सन विल कम अंडर यूपीएससी। जो भी सिलेबस है, जो भी सन के अंडर आ रहा है, सब कुछ यूपीएससी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। गिनके 12 के आसपास हमारे पास सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसमें भी अगर स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ाई करा जाए तो अगर आपने एक बेस रीडिंग कर रखी है, या फिर अगर आप यूपीएससी के जर्नी में 6 से 7 महीने से हैं, तो अभी जो टाइम है हमारे पास, जो अभी जनवरी का हम 7 तारीख या 8 तारीख में है, जनवरी का फर्स्ट वीक कंप्लीट होने को है, तो अगर आप स्ट्रैटेजिक तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको 2 चीज़ें चाहिए। आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, और साथ में एक गाइड, एक टीचर, एक मेंटर जो आपको बताए कि ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये शेड्यूल रहेगा। पहले पॉलिटी पढ़ना है कि पहले हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है तो पहले कौन सी हिस्ट्री पढ़ने हैं, MCQ कहाँ से लगाने हैं,
इसके बाद शेड्यूल क्या रहेगा आपका, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। जैसे कि अभी हमारा जनवरी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक पढ़ाई करेंगे अपना, और क्या करेंगे मई में जाके रिवीजन करना शुरू करेंगे। लेकिन सही तरीका ये होता है कि आज जो मैंने पढ़ाई करी है, लेट से कि मेरे पास 2 घंटे है पढ़ने के लिए, तो मैं एक ही उसमें से 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाई करूँ और 15 मिनट या आधा घंटा जितना भी हो सके रिवीजन के लिए रखूँ। रिवीजन को, पीवाईक्यू को, मॉक टेस्ट को और स्टडीज़ को अपना पढ़ाई का इंटीग्रल पार्ट रखिए। इन सारी चीज़ों को अलग अलग चीज़ें करके मत देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस में पता चलता है। सर आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। तो और आपने जैसे अभी बताया कि मैं जॉब भी करता हूँ, बिना नाम लिए अगर आप बताना चाहें किस फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं? सर मैं इसी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, एंथ्रोपोलॉजी को मैं पढ़ाता भी हूँ और एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के मेंटरशिप भी है, मेरा गाइडेंस भी है चीज़ों को अच्छा, लेकर तो के। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा मुझे पता चला था कि कुछ मार्केट में स्टूडेंट बताते हैं चाय की दुकान वगैरह पे, वहीं से मुझे हमें पता चला था कि आप कुछ ऐसा करते हैं और आपने कुछ अटैम्प्ट वगैरह दिए हैं। तो क्या आपका कोई बी प्लान टीचिंग वगैरह का भी है? क्योंकि अक्सर कई बार जो इंटरव्यू देते हैं या फिर जिनके अटैम्प्ट ख़त्म होना चाहते हैं स्टूडेंट, उनसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या गलतियाँ की थी वो हमसे ना हो। तो क्या कोई स्टूडेंट आपसे जुड़ना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो क्या आपने अपना कुछ इस तरीके का कोर्स या गाइडेंस प्रोग्राम बनाया है जिसमें स्टूडेंट गांव देहात कस्बे छोटे छोटे गांव के वो जुड़ पाएँ, पूछ पाएँ आपसे? जी सर, एक्चुअली मेरा एक पहले से ही प्लान बी था, क्योंकि जब मुझे लगने लगा कि मेरे 4 अटैम्प्ट के आसपास हो गए हैं, तो मैंने अपना एक प्लान बी बना लिया था। इसके अलावा मेरा एक और प्लान भी था कॉर्पोरेट को लेकर के। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं यूपीएससी की जर्नी में आया, जब मैंने बहुत पढ़ाई करी, तो मुझे पता चला कि कॉर्पोरेट हो गया या कुछ और चीज़ हो गया, इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया बची हुई है। तो क्यों ना उसी एरिया में एक्सप्लोर करा जाए अपने आप को। तो लगभग 2021 के एंड से मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना, देश भर में काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, तो उनको मैंने गाइड करना, फ़ोन से कनेक्टेड है, तो उनको गाइड करना, मेंटरशिप करना, समटाइम्स नोट्स दे देना अपने, और पढ़ाना भी। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये जीएस हो गया, ये सारी चीज़ें, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो है मेरे स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे और सॉलिड हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, गाइड भी करा है। और रिसेंटली अभी दिसंबर के एंड में ही मैंने अपना एक प्रोग्राम शुरू करा है। मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टेलीग्राम पर भी है, जिसका नाम है बी वाइज IAS। आप @BWiseIAS करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वो आपको मिल जाएगा। और इसी पर हम लोग मेंटरशिप कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जिसका कॉस्ट सिर्फ 1,000 रुपये है, जिसमें आपको 35 के आसपास सेशंस मिलेंगे, जिसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स के सेशन होंगे, पीवाईक्यू के सेशंस होंगे, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप अपनी स्टडी को कैसे मॉनिटर करें, कैसे ट्रैक करें, पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करें, टेस्ट सीरीज़ को कैसे एनालाइज करें, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं अवेलेबल। इसमें सर मतलब कुछ ऐसा भी है कि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट ऐसा बताते हैं आपके बारे में कि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होता है, अगर सर से आप गाइडेंस वगैरह लेते हैं तो फीस वापस कर देते हैं, ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं सर, उल्टा है। एक्चुअली क्या है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर हो जाएगा, तो हम आपका जो 1000 रुपीज़ हमने लिया है आपसे, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। वो भी वापस? वापस कर देंगे सर। इससे क्या होता है ना कि अगर इसमें लगा देते हैं कि पैसा मिले, ये प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद अगर आपको आपका पैसा मिल जाएगा, तो बच्चे की पढ़ने की जो वो है रेट है, जो सीरियसनेस है, वो और बढ़ जाती है। उसके पास भी एक मोटिवेशन, मॉनिटरी मोटिवेशन रहता है। दूसरा, 1,000 रुपये मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी चीज़ है कि कोई स्टूडेंट मुझे पे ना कर पाए, या फिर अगर उसका क्वालिफाई कर जाता है तो मैं उसको पे ना कर पाऊँ। तो बस ये हमारा छोटा सा फंडा क्या है। सर इस दौरान आपकी तैयारी के दौरान आपने लगभग यूपीएससी के 6 अटैम्प्ट दिए, आपका लास्ट अटैम्प्ट का कब था? 2023 में था सर, मैंने इंटरव्यू दिया था। 2023 में? जी सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको इस दौरान तैयारी के दौरान ये लगा कि जैसे बड़े कोचिंग में अगर हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ा कोचिंग है चमकता धमकता और अच्छी फीस देते हैं मोटी, तो वहीं से सिलेक्शन होता है, या फिर छोटे मोटे जैसे आप लोग, आपके जैसे जो लोग गाइड करते हैं, मुझे लगता है कई बार वहाँ से भी हो जाता है, बड़े से ही हो पाता है या छोटों से भी हो जाता है? आपको क्या लगता है? आपने काफ़ी समय इसमें दिया है। सर मुझे लगता है कि ना बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर भी रिजल्ट आते ही हैं। लेकिन आज की तारीख में यूट्यूब है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैंने खुद अपनी जो पढ़ाई करी है, मैंने किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, किसी का भी मैंने सहारा नहीं लिया, बस मैंने अपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए लिया था, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और बाकी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, उसकी स्टडी मैंने पहले अटैम्प्ट से ही खुद से करी है, यूट्यूब की हेल्प से किया है। और जो किताबें हैं ओआरएन के मार्केट में या कहीं कहीं से, वो रिसोर्स मतलब मैं ऑनलाइन मंगा के उनकी स्टडी किया करता था। आप देखेंगे यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आपको समझाते भी हैं, साथ में आपको याद करवाने के तरीके भी बताते हैं वो सारी चीज़ों को। और
बड़ी कोचिंग और छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक अंतर ये होता है कि बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको टीचर से मिलना होता है तो यहाँ पर अगर टीचर है, यहाँ पर अगर बच्चा है, तो बीच में एक मोटी लेयर मैनेजमेंट की होती है। तो आप मैनेजमेंट से बात करते हैं, बोलते हैं कि मुझे मिलना है, तो आपको एक टाइम एलोकेट करते हैं, टोकन नंबर एलोकेट करते हैं। इसमें 3-4 दिन, एक हफ्ता व्यर्थ हो जाता है और कभी टीचर होगा भी नहीं। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन टीचर है जिनका आपके पास फ़ोन नंबर है, तो आप कभी भी उनको फ़ोन लगा के अपनी बात करवा सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपने माता पिता की, भाई बहन से उनकी बात करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी कोचिंग में जाएँ। बहुत सारे जो जो जिनका इंटरव्यू हुआ लेकिन फाइनल अटेम्प्ट नहीं हुआ, या फिर जिन्होंने सिलेक्शन हो गया, वो लोग खुल के बैठे हुए हैं और अच्छा चल रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो लोग। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कोई स्टूडेंट आपसे बात करना चाहता है या आपके किसी कोर्स में इनरोल करना चाहता है, क्योंकि फ़ीस आपने बहुत कम ही 1,000 लगभग रखी जी। है ना? और क्या आपके कुछ और कोर्स भी हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, और भी कुछ कोर्स हैं, और कैसे आपसे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप कुछ है सर? जी सर, मेरा फ़ोन नंबर है जो मैं अभी इस इंटरव्यू के टाइम पे बता दूंगा। आप चाहे तो स्टूडेंट्स मुझे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही जो है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम BWISE है, @BWISE। वो भी आप चाहे तो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चाहे यूट्यूब के वीडियो में ही फ्लैश में लगा सकते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे आप, हम जो भी फ्री कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, हम कस्टमाइज कंटेंट देते हैं, तो वो आप उसको फॉलो करिए। आपका जो जर्नी है वो ज़रूर आसान हो जाएगी। आपका नंबर क्या है, बोल देंगे अगर है? हाँ, मैं 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको बोल देता हूँ मेरा नंबर क्या है। ठीक है। कि कोई दोस्तों, सर का जो टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप क्लिक करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपके कुछ सवाल है, डाउट है, पूछ सकते हैं, और नंबर भी सर से पूछ ही ले रहा हूँ। नंबर है 9220830802। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9220830802। ओके। ना तो आप ये ध्यान से रिपीट करके देख लेना वीडियो, और सेव कर लेना अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं बस बता रहा था कि इस नंबर पे जो नाम आएगा, भारत भूषण अस्थाना नाम आएगा, या BWISE, जो हम 4 लोगों की टीम है, तो वो नंबर उठाएंगे। और हमारे जो टीम है इसमें भी जितने लोग हैं, या तो उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है एक, या जिनके 4 से 5 जो मेंस हैं, या तो यूपीएससी के या स्टेट लेवल पे, यूपीपीसीएस बिहार, या फिर जो यूपीएससी हैं, इनके मेंस लिखे हुए लोग, प्रीलिम्स क्वालिफाइड लोग ही जो हैं प्रीलिम्स के एरिया में आपको गाइड करेंगे। अच्छा, आपके साथ और भी कुछ दोस्त हैं? हाँ सर, एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, एक बोकारो से जुड़े हुए हैं, बोकारो झारखंड से, और 2 लोग यूपीएससी से, यूपी से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। ओके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ मतलब अड़ोस पड़ोस के लोगों के ताने वगैरह भी आते होंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने गए थे, अटैम्प्ट ही ख़त्म हो गए, तो उनसे कैसे मोटिवेट रख पाते हैं उन सब चीज़ों से आपको खुद अपने? नहीं, मैं 2 चीज़ें हैं इसमें, ऐसा होता है, आप देखेंगे करोल बाग में या फिर बहुत सारे लोग जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो लोगों को बताते नहीं हैं। लेकिन मेरे घर पे लोगों को पहले से पता है, और दूसरे मेरे पापा बहुत दिलेर आदमी हैं, तो वो मेरे को हमेशा डिफेंड करने के लिए खड़े रहते हैं कि हमारा बेटा है, जो मन में आएगा करेगा, आपको क्या। और कोई बोलता नहीं है इस तरीके की चीज़ें। लेकिन हाँ, ये समाज में समस्या है। आप देखेंगे ना, तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कोई करने जा रहा है, तो एक रिपोर्ट है जहाँ पर ये कहते हैं कि जितने भी जो बिज़नेस खड़े होते हैं, 1000 में से लगभग 960 के आसपास जो बिज़नेस होते हैं ना, वो 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस में बंद होते हैं। इतने सारे लोग जो नेता बन रहे हैं, नेता बनते हैं, एमएलए एमपी की लड़ाई लड़ते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आते हैं, वो भी फेल होते हैं। बच्चे स्कूल में फेल होते हैं। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं महीने में 60,000 70,000 कमा लूँगा, लेकिन उनकी जो सैलरी आ पाती है वो 40,000 50,000 ही आ पाती है। उसी में वो अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को पालते हैं। तो फेलियर हर जगह पर हो रहा है, लेकिन हर एक इंसान आगे बढ़ रहा है उस चीज़ से। तो मेरे ख्याल से यूपीएससी में इतना कुछ सीखते हैं, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी हैं। मेरे पास फ़िलहाल ही नवंबर के मिड में मेरे पास एक फूड कंपनी है, इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है, उसका लाइसेंस मैनेजर का मेरे पास ऑफ़र आया था। मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ रहा था और भी कुछ कंडीशंस थे, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कुछ फैमिली कंडीशन है। तो मैंने उसको ऑफ़र को ख़त्म करा। उसके पहले यूपी में मेरे पास एक ये OEM था, तो OEM का ऑफ़र आया था, तो मैंने उसको रोका उस चीज़ को कि नहीं करना, अभी अपना ही कुछ करना है। और इस फील्ड में इतना कुछ आ गया है अभी, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी फेल होने के बाद जो है ना, अगर आप जनमानस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, तो शायद लाइफ अच्छी होगी, जो भी होगा। लेकिन आप जो ग्राउंड रियलिटी है, या फिर जो मासेस हैं, जनता है, करोड़ों करोड़ जनता या फिर लाखों लाख जनता, उनसे आप नहीं जुड़ पाएंगे। क्या सर कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं तो आईएएस नहीं बन पाया या आईपीएस, लेकिन जो छोटे छोटे गांव के छात्र हैं, छात्राएं हैं, कस्बों के, अक्सर क्या होता है वो लोग दिल्ली जैसे शहर में नहीं आ सकते, जी। क्या आपने उनके लिए ये पहल की है कि मैं अपनी कमियां
अब उनको बताऊंगा वो भी बहुत कम पैसे में, क्योंकि देखता हूँ बड़े बड़े कोचिंग की काफ़ी फीस होती है तो वो लोग जुड़ नहीं पाते। तो ये भी एक मकसद है क्या आपका? सर मैं यहाँ पे दो बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये दो लोगों को लगता है कि यूपीएससी की पढ़ाई है, चाहे किसी भी चीज़ की पढ़ाई है, क्योंकि दिल्ली है, एनसीआर है, यहाँ पर तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। लेकिन अगर किसी किसी ने मन में ये मान लिया कि दिल्ली नहीं आए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नागालैंड है, केरल है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के, जहाँ से लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं, और मैं ये बोलता हूँ कि आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओआरएन रहते हैं, करोल बाग रहते हैं, तो बहुत अमूमन है, बहुत नॉर्मल है कि आपका मंथली किराया जो है, मंथली खर्चा जो होगा, मंथली नहीं सॉरी ईयरली जो आपका खर्चा होगा, आराम से 1 लाख पार कर जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर भी। आप कहीं से भी पढ़ाई करिए, आप एक अच्छा टीचर ढूंढिए, जैसे मैंने बताया कि आप एक अच्छा मेंटर ढूंढिए और आप पढ़ाई करिए। ये दोनों चीज़ें अगर हो गई, आपको कृष्ण एंड अर्जुन का हिसाब किताब रखना है। आपको एक कृष्ण चाहिए जो आपको मेंटरशिप करें, और आपको अर्जुन बनना है जो अच्छी तरीके से मेहनत करें। तो एक तो ये चीज़ कि दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये भी मैंने देखा है कि कई बार लोग अपनी कोचिंग कर लेते हैं, और कोचिंग करने के बाद उनको ये डिसाइड होता है कि मैं दिल्ली आया हूँ तो दिल्ली से अफसर बन के ही निकलना है। मेरा कहना है ये कि अगर आप दिल्ली आए हैं, अगर आप अपनी कोचिंग कर ली है, आपने आपको बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन आ गया है, गाइडेंस आ गया है, तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली से छोड़ के अपने घर जाइए और अपने घर पे रह करके पढ़ाई कीजिए। वहाँ से भी हो जाएगा। दिल्ली में व्यर्थ अपने माँ बाप से दूर रहना, बीमार होना, बाहर का खाना खाना, खर्चा करना, डिमोटिवेट होना, और 3-3 4-4 साल तक लोग अपने घर नहीं जाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आप अपने घर जा सकते हैं। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या आप अपने प्रोग्राम में ऐसा कराने वाले हैं और स्टूडेंट आपसे टेलीग्राम पे ही जुड़ेंगे या फिर एप्लीकेशन पे या फिर मतलब जूम वगैरह पे आप क्लास वगैरह लेते हैं? आपका कैसा कोर्सेज रहेगा, उसमें आप क्या क्या कराने वाले हैं? सर जुड़ने के लिए टेलीग्राम है हमारे पास, जो मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया, उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप का रिप्लाई मिलेगा, कॉल का रिप्लाई मिलेगा आपको। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा कि जो क्लासेस हैं वो जूम पर नहीं, मैं गूगल मीट पर लेता हूँ। तो गूगल मीट पे स्टूडेंट जो है लाइव जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद। और जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो हमारे 12 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी सैट, करंट अफेयर्स, आईआर, मैपिंग, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, ये सब कुछ का उसके अंदर कवरेज है। करंट अफेयर्स का कवरेज है। एक एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि पॉलिटी है तो पॉलिटी में प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, सेलिएंट फीचर्स है। इन्हीं 4 या 5 चैप्टर को मिला करके यूपीएससी एटलीस्ट 2 या 3 सवाल पॉलिटी से पूछ ले रहा है। पार्लियामेंट अकेला एक चैप्टर है जिससे यूपीएससी 2 सवाल पूछ लेता है। तो अगर बच्चे को ये पता होगा, आप अगर आप लक्ष्मीकांत देखेंगे तो उसमें 70 या 70 से प्लस चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आप गिने चुने 25 के या 30 के आसपास चैप्टर पढ़ लेंगे, तो पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप कम से कम 50% या 60% एक्यूरेसी के साथ कर लेंगे। अब बाकी चैप्टर चैप्टर भी पढ़िए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा किस पे फोकस करना है। सिमिलरली इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सारे एरियाज़ पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे करना है हम इसको गाइडेंस देंगे। अभी देखिए 25 मई को पेपर है, और अभी हम जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इतना बड़ा समय है, किसी ने अगर आज से या 15 दिन के बाद से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो अब इतना लंबा जर्नी बचेगा उसके बाद 4 4 साढ़े 4 महीने का, 5 महीने का, कि गुमराह होने का या डीमोटिवेट होने का या बोर हो जाने का। या फिर अच्छी खासी प्रिपरेशन है लेकिन कुछ चुनिंदा गलतियों की वजह से उसका नंबर नहीं आ पा रहा है मॉक टेस्ट में, तो फिर वो छोड़ देगा। जिस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोगों के अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, 110 120 आते हैं, लेकिन आखिरी में छोड़ देते हैं वो चीज़ों को, है कि नहीं। तो ये पूरा जो 4 महीने का टाइम है, ये कैसे आप एक प्लान तरीके से, शेड्यूल्ड तरीके से, क्या आपको कब पढ़ना है, उसका पूरा प्लानिंग मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर कस्टमाइज्ड प्लान मिलेगा। जैसे कि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि उनका अपना एक प्लान होता है और वो शेड्यूल आपको दे देते हैं कि हमारा शेड्यूल ये है, आप ऐसे फॉलो करिए। हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी का हिस्ट्री वीक है, और यूपीएससी का पिछले 10 साल में क्या वेटेज आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लान बना के देंगे, आपके अकॉर्डिंग आपका प्लान बना करके देंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास अगर 150-200 लोग हैं या फिर 100 लोग हैं तो सबका जो एक कॉमन प्लान है वो मैंने आपको दे दिया। हर किसी बच्चे का इंडिविजुअल प्लान बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ में है भारत भूषण अस्थाना सर, और सर के यूपीएससी के अटैम्प्ट खत्म हो चुके हैं। सर बीपीएससी के आप लोग अभी कंटिन्यू दे रहे हैं लगभग? हाँ, बीपीएससी का मैंने अटैम्प्ट दिया था, अभी पेपर मेरा अच्छा हुआ था। नियरली 145 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे इसमें, और पहले राउंड में मैंने 130 के आसपास क्वेश्चन करे थे। लेकिन अभी वहाँ पर थोड़ा चल रहा है प्रॉब्लम, पेपर कैंसिलेशन का, नॉर्मलाइजेशन का, धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। सर यूपीएससी के मतलब कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट कनेक्ट हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि केवल यूपी या बिहार वाले या हरियाणा वाले, मतलब कहीं से भी कोई भी किसी की भी प्रॉब्लम है?
आप कहीं से भी कनेक्ट हुई है, मुझे दो भाषाएं आती है, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। आपको इन दोनों भाषा में मुझसे बात करना कर सकते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सर और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप स्टूडेंट को बताना चाहते हैं जो तैयारी के दौरान हुई हों, क्योंकि इसीलिए वो आपको देख रहे होंगे और इसीलिए जुड़ेंगे भी, बहुत सारे स्टूडेंट आपसे जुड़ेंगे। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि सर के बारे में बाहर से पता चला था कि कोई एक ऐसे सर हैं उनके अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं और बहुत कम फीस में कोई अपना कोर्स चलाते हैं स्टूडेंट के लिए। तो हम आए और आपसे रूबरू करा रहे हैं ताकि आप लोग भी जुड़ पाएँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा फीस नहीं है वो स्टूडेंट। तो सर कुछ और जो कमियां या गलतियां रहीं वो ज़रूर बताइए ताकि नए स्टूडेंट जान पाएँ और उनसे ना हो तैयारी के दौरान। क्या एक ऐसा भी देखा जाता है जब दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि कहते हैं गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाती है, तो उसमें भी काफ़ी समय चला जाता है, जी जी क्या जी। इसमें भी समय ख़त्म हो जाता है? बहुत 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 कॉमन चीज़ है ये। दरअसल क्या होता है ना कि गर्लफ्रेंड बन गई आपकी, या फिर बॉयफ्रेंड बन गया, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई अच्छा दोस्त ही हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है, अभी 25 मई को पेपर है, तो मार्च होगा, अप्रैल होगा, तो जो भी दोनों इंडिविजुअल हैं किसी रिलेशनशिप में, दोनों अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस हो जाएंगे। और जैसे जैसे सीरियस होंगे, कोई एक भी अगर नॉन सीरियस है, कम सीरियस है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी एक दूसरे से। और उसके बाद लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि टाइम नहीं देना चाहिए। घर वालों का भी प्रेशर होता है, घर वाले भी पूछते हैं कि आज कितने घंटे पढ़ाई करी, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी चीज़ें हैं आपकी। आपका शेड्यूल बदल जाता है, आपको टेस्ट देना होता है, रिवाइज़ करना होता है, सेंटर पे जाना होता है। तो रिलेशनशिप में जो गर्मी पहले होती होगी शायद वो ना रह पाए, तो एक्सपेक्टेशन ख़राब होती है, लोगों के अंदर झगड़े हो जाते हैं। और आखिरी में आपको लगता है कि जिसके साथ पिछले 6 महीने में, 1 साल से, 1.5 साल से में अगर आप रिलेशन में थे, तो एंड मोमेंट पे जो आपको मोटिवेशनली या फिर किसी और तरीके से इमोशनल लेवल पे इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो आप इंश्योर करिए, प्लानिंग करिए कि आखिरी में चीज़ें ख़राब ना हो। और अगर अभी नहीं पढ़े हैं किसी रिलेशनशिप में, तो कोशिश करिए कि आने वाले 4 5 6 महीने और कंट्रोल करिए। तो दिस इज़ वन थिंग, रिलेशनशिप का ब्रेकेज जो है सच में एक बुरा कंडीशन है यहाँ पर। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग बात भी करते हैं इस बारे में। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि आप जो है अपना पढ़ाई जो होगा 8 से 9 घंटा जो है कम से कम निकालिए, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है सिर्फ पहले अटेम्प्ट वाला, दूसरे अटेम्प्ट वाला नहीं है। हो सकता है कि कोई आईपीएस ऑफिसर हो, या कोई आईआरएस ऑफिसर है, या किसी बंदे ने इंटरव्यू दे रखा है, किसी ने मेंस लिख रखा है 2 3 बार, वो सब लोग आपका कंपटीशन है। पढ़ाई करिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मा फलार हेतुर्भुर्ते संगोष्ठस्व कर्मणि। मतलब सिर्फ आप कर्म पे फोकस कीजिए, रिजल्ट की का टेंशन मत लीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं क्या एक्शन लेकर चेंज क्या लेकर के आऊँगा सोसाइटी में। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, या फिर सिलेक्शन ही नहीं पाया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया उस 1000 लोगों के नाम में, तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाऊँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या करूँगा, कुछ सोचते हैं कि क्या नहीं कर पाऊँगा मैं। तो ये दोनों ही थॉट्स को आप सही साइड करिए, और सिर्फ आप 8 से 9 घंटे गाइडेड मेंटरशिप के अंडर, एक प्रोग्राम के अंदर, जो भी आपका टीचर है, कोई बड़ा भाई है जिसने मेंस निकाल रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, कोई आपका सीनियर है जो इसने टाइम लगाया हो इस चीज़ में, कोई आपका जो बहुत पुराना टीचर है जिसके पास 25 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिस किसी से चाहे, ज़रूर नहीं है मेरे पास ही, जहाँ से भी आपको चाहिए उनसे आप गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए, इस चीज़ में मेहनत करिए। सर मेरा एक बार आपसे फिर ये सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उसका क्या नाम है उस प्रोग्राम का, और वो किस नाम से शुरू होने वाला है, हो चुका है या फिर होने वाला है? मुझे पता चला है बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही आपके साथ जुड़े हुए थे इस जी पर जी के, जी जी तो जी। वो कौन सा प्रोग्राम है? मैं दोबारा से जानना चाहूँगा। सर दरअसल ये था कि ना जो 2023 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट ईयर की ही बात है, तो मैं तो थोड़ा प्रॉब्लम में आई था, क्योंकि शौक था इस चीज़ का। तो और लेकिन साथ में बहुत सारे दोस्त जो थे, मेरे सीनियर्स थे, एंड देन जो स्टूडेंट्स भी थे, वो भी, उनका भी यही कहना था कि इतना नॉलेज है, मेंटरशिप है। और मैं ये 2021 से ही करता आ रहा हूँ उनके उनके साथ ही सारी चीज़ें, उनको मेंटरशिप करना। तो उन्होंने बोला कि इतना पता है तो स्टार्ट करो। लेकिन लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट नहीं करा, सॉरी, लास्ट ईयर के मंथ में ही मैंने इस चीज़ को स्टार्ट करा, दिसंबर में। तो उसको स्टार्ट करे हुए लगभग अभी 6 दिन के आसपास हुए हैं, उसमें एक सेशन हुआ है, और इसका नाम है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2025। और ये हमारा स्टार्ट है, जिसका कॉस्ट 1000 रुपया ही है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपको ये 1000 रुपया आपके पास वापस मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल कोर्सेज़ हैं, हिस्ट्री का कोर्स है, इकोनॉमी का कोर्स है, पॉलिटी का कोर्स है। हर किसी का कॉस्ट जो है यही 800 से 1000 रुपये के बीच में है। और जो कोई भी कोर्स खरीदते हैं आप, आपका अगर क्वालिफाई कर जाते हैं आप, तो आपको उसके बदले, लेट से कि आपने मेंटरशिप खरीदा और आपने इकोनॉमी खरीदा 1000 रुपये का, तो 2000 रुपये आपने दिए, तो ये 2000 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। तो जो भी चीज़ आप खरीदेंगे, आपका क्वालिफाई हुआ तो वापस हो जाएगा। हमारा चैनल है BWise IAS, @BWise IAS, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मिलेगा। फ़ोन नंबर मैंने आपको दे ही दिया है।
सर मतलब कभी जैसे काफ़ी लंबे समय से आप ओल्ड राजेंद्र नगर में, कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती होती कि आई आती होगी कि यार अभी 2 अटेम्प्ट और मिलने चाहिए थे मेरे को यूपीएससी के। कभी ऐसा लगता है कि 2 अटेम्प्ट और होते हैं और इस बार मेरा हो ही जाता है, कभी ऐसा लगता है? सर जो ये मुद्दा था कि अटेम्प्ट बढ़ने चाहिए या अटेम्प्ट नहीं बढ़ने चाहिए, जो भी चीज़ें थी, तो उस समय मैं इतना ज़्यादा इसमें नहीं था, यूपीएससी के उसमें नहीं था। तो ये जो गर्मी थी उससे मैं ज़्यादा फील नहीं कर पाया इस चीज़ को, उस डिबेट का ज़्यादा बड़ा पार्ट बन नहीं पाया। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे हैं जैसे कि मेरे सीनियर भी हैं, वो ये कहते हैं कि एक अटेम्प्ट और होता, 2 अटेम्प्ट और होता तो हो जाता। तो बिल्कुल हो सकता था, और अगर ऐसा कुछ होगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, तब भी से चीज़ें सही हैं, चलेगी। आखिरी में सर कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट को जो आपको आज देश भर के देखेंगे? कुछ कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि कुछ बताना आप भूल रहे हैं और मैं पूछना भूल गया हूँ? नहीं, ऐसे नहीं, आपने सारे सवाल पूछे ही हैं, और क्या ही सवाल होते हैं, सारी बातें आ गई इसके अंदर। मेरा कहना ये है कि दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं जो बहुत सस्ते कोर्सेज में आपको पढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में मेंटरशिप की, टीचिंग की, गाइडेंस की कमी नहीं है, बस आपको सही टीचर ढूंढने की ज़रूरत है। और ये तो रहा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़ाई करें, और जिस चीज़ को आपने लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए अपना पूरा दिल जान झोंक दें उसके अंदर। ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थे भारत भूषण अस्थाना सर और इनसे हमने बात की है। आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो सर ने अपने टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिया है, जिसका लिंक हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ क्लिक करके सीधा सर के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर भी हमने बता दिया है, आप वीडियो को आप बार बार प्ले करके देखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, वैसे तो एक बार में ही मिल जाएगा। आप सीधा सर से जुड़ सकते हैं कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मुझे बोलते हैं, भैया जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया है या फिर अटैम्प्ट दिया है यूपीएससी का, आप उनसे हमारी ज़रूर बात कराइए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अटैम्प्ट ख़त्म होने के बाद में ये वीडियो में आपके लिए आए और अपनी पूरी जर्नी इन्होंने बताई, क्योंकि लोग आना नहीं चाहते हैं, बचते हैं, छुपते हैं कि कहीं मुझे कोई देख नहीं लेगा कि इनका नहीं हुआ या फिर इनके सारे अटैम्प्ट खत्म हो गए। सर ऐसा सच में होता है? ऐसा होता है सर, मैंने देखा है इस चीज़ को, लेकिन मैंने बताया कि अगर आपने सही पढ़ाई करी है तो आपको ये डर, आप इस डर को बहुत पहले छोड़ चुके होंगे। तो बस वही है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, यूपीएससी में फेल होते हैं, एसएससी में फेल होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में फेल होते हैं, लीडरशिप में फेल होते हैं, पॉलिटिक्स में फेल होते हैं, बिजनेस में फेल होते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में जो 12th तक है वहाँ फेल होते हैं, कॉलेज में फेल होते हैं, स्पोर्ट्स में कितने लोग फेल होते हैं। तो जितने भी आयाम है लाइफ के, जितने भी आप प्रोफेशनल मार्केट में जाते हैं, मार्केट में अगर आप उतरेंगे तो कई बार आप फेल होंगे, और फेल होने के बाद आप ऊपर निकलेंगे। सब लोग फेल होते हैं, फेल होके ही आगे बढ़ते हैं, तो फेल से डरना नहीं है। बिल्कुल, ये लाइन सर ने बहुत अच्छी बोली है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।